बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो मौजू शुरू किया था मैंने पिछले लेक्चर में कब्ज़ का, उसी की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम दूसरी वजूहात जो कि अहम वजूहात हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और इसका तदारक कैसे करना। जैसे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कब्ज़ अमूमन हमारे लाइफस्टाइल में तब्दीली और ग़िज़ा में तब्दीली, यानी अगर आप में बिल्कुल एक्सरसाइज या हरकत नहीं है और खुराक में फ़ाइबर की मिकदार कम है तो कब्ज़ का बायस बनती है। दूसरी वजूहत भी मैंने बयान की। अब मज़ीद दूसरी जो अहम वजूहत हैं उनको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि अगर कब्ज़ का मसला 3 हफ्तों से प्रलॉन्ग कर दे तो आपको ज़रूर किसी डॉक्टर की रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ना कोई खुदा न खास्ता जिस्म में पेचीदगी की अलामत भी हो सकती है। और अगर इसके साथ आपको दूसरी अलामत मसलन थकावट, बालों का गिरना, पेट में दर्द, वज़न में तब्दीली या नज़र में प्रॉब्लम हो रही हो, तो कुछ दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। उनमें से एक अलामत कब्ज़ भी हो सकती है उन अलामत के साथ। तो वो जो दूसरी अहम वजूहात है उसमें सबसे अहम एक पहली वजह जो हम डिस्कस करते हैं वो हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी ये जो थायराइड गदूद है गले में, ये इंसान के तमाम निज़ाम को कंट्रोल करता है। और ये अगर कम काम कर रहा है, यानी इसकी रतूबत हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट से कम है, हाइपोथायराइडिज्म है, यानी थायराइड कम रतूबत खून में भेज रहा है, तो फिर कब्ज़ एक उसकी अहम अलामत हो सकती है। और ये आपने अक्सर वो गिल्लड़ का नाम सुना होगा, तो ये वो गिल्लड़ वो गदूद है जो कि हार्मोन बनाता है, थायराइड हार्मोन। और इसकी अलामत अक्सर आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होती है। कब्ज़ के साथ थकावट, सर्दी का लगना, खुश्क जिल्द हो जाना, वज़न बढ़ जाना, औरतों में निज़ाम हैज़ में तब्दीली हो जाना, बाल थिन आउट हो जाना, बारीक बाल हो जाना, नाखून टूटना, ब्रिटल हो जाना, नाखून ऐसे ही टूट जाए ज़रा टच करने से, याददाश्त में कमी और चेहरे पे स्वेलिंग अमूमन हाइपोथायराइडिज्म की अलामत हो सकती है। फिर दूसरी अहम वजह शुगर हो सकती है, यानी शुगर में प्यास ज़्यादा लगेगी, थकावट होगी, नज़र पे असर होगा, वज़न में कमी हो जाएगी, तो उसके साथ एक अलामत कब्ज़ भी हो सकती है। फिर एक तीसरी वजह जिसको हम IBS कहती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नॉर्मल ये होता है कि आँत में पखाने को कंट्रोल करने की सलाहियत होती है, वो सलाहियत अगर तब्दील हो जाए तो जो ही आपने खाना खाया तो फ़ौरन हाजत हो जाए, या दिन में कई दफ़ा हाजत हो, या कोई एकदम से परेशानी हुई आपने सुना और फ़ौरन हाजत हो जाए, तो इरिटेबल बावल होती है, यानी आंत आपकी इरिटेबल या हसास हो गई है। इसकी असल वजह तो आज तक मालूम नहीं हो सकी कि इरिटेबल बावल होती क्यों है, लेकिन बाज़ औक़ात ये पैदाइशी भी होती है। ठीक है, इस तकलीफ में अमूमन पेट में दर्द, पेट का फूल जाना, गैस की सी फीलिंग होनी और कभी पतले पखाने आ जाना, कभी उसमें रेशा आ जाना, तो ये IBS होता है। फिर अगली वजह इसमें IBS में एंजाइटी है, यानी एंजाइटी को हम कहते हैं जिसको फ्लाइट और फाइट मोड होता है। हर वक्त इंसान झगड़े की या गुस्से की या लड़ने की और उड़ने की पोजीशन में हो, तो उससे भी ना हाजमे का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है और IBS हो जाती है। और फिर जनरलाइज्ड एंजाइटी भी हो सकती है, आपको खामखा की परेशानी हो, तो ये परेशानी बाज़ औक़ात एक कब्ज़ की भी वजह बन सकती है। ज़्यादा वरी, बेचैनी, नींद ना आना, तलखी में तबीयत में तलखी होना और कंसंट्रेशन यानी गौर व खौज में या सोच में कमी दिमागी, वो एक आप में वजह बन सकती है जिसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। यानी एक तबीयत शख्सियत में ही ऐसी तब्दीली है कि वो बगैर किसी वजह के उसके अंदर एंजाइटी पैदा हो।
फिर डिप्रेशन हो सकती है। डिप्रेशन भी एक अहम वजह हो जाती है कब्ज़ की। डिप्रेशन की वजह अमूमन सारा दिन बिस्तर में लेटा रहता है और नेचुरली हरकत की कमी हो गई, खाने की आदत में तब्दीली हो जाती है, बाज़ का बहुत मुरगन खाना शुरू कर देता है, चिकनाई ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। तो डिप्रेशन की जो सबसे अहम अलामत है ना, नाउमीदी, अपने आप को गैर अहम महसूस करना, अपने आप को बेकीमती महसूस करना कि मेरी कोई वर्थ ही नहीं, मेरी कोई कीमत ही नहीं, मैं गैर अहम हूँ दूसरों के लिए, और खुदकुशी करने के ख्याल आना, और बाज़ का आउटबर्स्ट हो जाना, गुस्सा निकालना दूसरों पे खाम खा, और टूट पड़ना, और ज़िंदगी को एंजॉय करने की जो मुख्तलिफ हम इंसान तरीके करते हैं, जैसे वॉक कर लिया, ट्रैवल कर लिया, मूवी देख ली, कोई ऐसा ड्रामा देख लिया या गाने सुन लिए, म्यूज़िक, उसका इस तरफ कोई इंटरेस्ट ना होना, और बाज़ का भूख की कमी भी हो जाती है। तो ये डिप्रेशन एक बाज़ का कब्ज़ की सूरत में भी ज़ाहिर हो जाती है। फिर हमल के दौरान ख़वातीन को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो जाती है, और ये हर 5 में से 2 ख़वातीन को लाजमी तौर पे होती है, और ये अक्सर जो हमल के हार्मोन है उनकी वजह से होती है। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। कुछ अद्वियात, एक तो हमने कहा था कि अपनी डाइट को चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, और फिर कुछ अद्वियात भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई किसी मर्ज की आप बाज़ का कॉन्स्टिपेशन, एक मैं और पॉइंट वाजे करता जाऊँ कि बाज़ का ऐसा होता है, इलाज से पहले मैं ये वाजे कर दूँ कि बाज़ का तो होता है कि आप किसी मर्ज की दवाई खा रहे हैं और वो भी एक अहम वजह बन जाती है कब्ज़ की। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसी दर्द की दवा खा रहे हैं जिसमें कोडीन है, वो भी कब्ज़ करेगी, या मार्फिन है। ब्लड प्रेशर की दवाई जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वो भी कब्ज़ करते हैं। मिर्गी की दवाई, पेट दर्द की दवाई, डिप्रेशन की, राशा की, मैदा के शरबत, अक्सर उनमें कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा होता है, वो भी कब्ज़ कर देगा, आयरन ज़्यादा होता है। तो इसलिए बाज़ का कुछ अद्वियात भी कब्ज़ का बायस बन जाती है। और दूसरी जो हिडन, छुपी हुई जो वजूहात हैं, उनमें बाज़ का दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, असाब में प्रॉब्लम है, ट्यूमर हो सकता है, खुदा न खास्ता आंत का कैंसर हो सकता है, या हराम मगज़ की नाली होती है। तो अब फिर दोबारा से इलाज की बात करते हैं कि इलाज बेसिकली ये है कि अगर तो आपको कब्ज़ पहले की आदत नहीं थी, यकदम हुई है, आपकी डाइट में तब्दीली है, आपके लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली है, तो आप उसको दूर कीजिए। और अगर ये 3 हफ्तों से प्रोलॉन्ग हो जाइए तो फिर इसका इलाज डॉक्टर के साथ डिस्कस करके होना चाहिए। मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल हो सकती हैं। मैं अमूमन अक्सर जो मशवरा देता हूँ लोगों को, वो इसबगोल का छिलका, इसबगोल बेसिकली फाइबर है, और अक्सर लोग जी दूध के साथ खा लिया, खुश्क पी लिया, लेकिन मैं हिदायत करता हूँ कि आप इसबगोल के छिलके को पानी में डिबो दें, सुबह निहार मुँह, वो फूल जाएगा, और उसको पी लें, और उसके बाद 1-2 गिलास और पानी के पी लें। तो ये एक सेलुलोज है जो कि आपकी आंतों को लुब्रिकेट कर देगा, ठीक है, और ये कब्ज़ को रफ़ा करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरी आम बात जो इससे रिलेटेड है कि जिस सर्दियों में इसबगोल ना पिए, जोड़ों में बैठ जाएगा, ये फलां हो जाएगा। इसबगोल ऐसा फाइबर है जिसको हमारा मैदा हज़म नहीं कर सकता। जब उसने हज़म नहीं होना तो उसने कहाँ जाना जिस्म में? वो आंत में ही रहेगा, फूल के आंत को लुब्रिकेट करेगा और खारिज हो जाएगा। अब ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, अपने साथ बहुत से तेज़ाबी और फासद मादे भी लेके चला जाता है, और आपकी कब्ज़ को भी रफ़ा करता है। तो ये तो वो हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं, बाकी आपका डॉक्टर आपको बेहतर मशवरा दे सकता है अगर आपकी कब्ज़ 3 हफ्तों से प्रोलॉन्ग करे, और उसके लिए ज़रूर रब्ता कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, खुदा ना खास्ता कोई और वजह तो नहीं है। चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।